हेलो दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज यहाँ पे एक क्लास है जिसमें एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो एनवायरनमेंट भूगोल यानी पर्यावरण भूगोल या जैव भूगोल या बायो भूगोल आप इसे बोल दें, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको हम डेली जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्योंकि 2 फरवरी है और आज आप जानते हैं कि आज वेटलैंड डे है, आर्द्रभूमि दिवस है, वो मनाया जा रहा है। तो आज हम वेटलैंड डे के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ वो आर्द्र भूमियां है, वो आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड क्या होते हैं, भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, कौन कौन से हैं जो आर्द्र भूमियां जो नष्ट होने के कगार पर है, जिनको संरक्षण दिया जा रहा है, संरक्षण किस आधार पर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, वो उनके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, रिपब्लिक डे सेल जो कि आपका 31 जनवरी तक था, उसे 5 फरवरी तक आप सभी की डिमांड पर है, उसे बढ़ा दिया गया है। तो मौका मत चूकना, 75 रिपब्लिक डे पर आपको 75% ऑफ है वो दिया जा रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो बैच है, रिसर्चर बैच, आप जो ज्योग्राफी नेट जेआरएफ के लिए आप ले सकते हैं, वो कहाँ आपको मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर। और ये जो रिसर्चर बैच है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहला, ईयर का आपका वैलिड रहेगा, ये सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर तक रहने वाला है। दूसरा, इसमें ज्योग्राफी और पेपर वन दोनों की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगी हार्ड कॉपी पे रूप में, जो हम आपको कोरियर करवाएंगे यहाँ से। और पेपर वन के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीजें हैं वो आपको अवेलेबल रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑफर है मात्र अभी 4500 रुपए में, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही है। तो मौका चूकना नहीं है, बाद में फिर आप जानते हैं प्राइस है वो हाइक हो जाती है। उसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं कि हमें ज्योग्राफी की क्लासेस लेनी है सिर्फ, ना नोट्स लेने हैं ना पेपर वन, तो आप ज्योग्राफी की क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा स्कूल व्याख्याता का नया बैच है वो प्रारंभ हुआ है। स्कूल व्याख्याता वाले में भी हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस के साथ साथ, जिसमें आपको 10 बुकलेट है वो पूरे के पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अलावा नीट जेआरएफ पेपर वन का है वो आपको प्रोवाइड मनीषा मैम के द्वारा करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यू वाली बुक चाहते हैं नीट जीआरएफ की, जिसमें आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पेपर सॉल्यूशन आपको दिया गया है, और इस बुक का आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप 7339998354 मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक पे आते हैं आर्द्रभूमि दिवस पर। तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आज 2 फरवरी है और हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मना रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? इसका उद्देश्य है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना, यानी जागरूकता आप सभी में लाना कि आर्द्र भूमियां क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा थीम क्या रही है इस बार? ये जो छोटी छोटी एग्जाम्स होती है उनमें ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि आर्द्र भूमिया की थीम क्या थी इस बार, ठीक है। बाकी नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड इन सभी में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर वन के लिए तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो थीम क्या होती है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग के बारे में चर्चा की गई। तो थीम है वेटलैंड्स और मानव कल्याण के बारे में इसमें बताया गया है। यह 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में शहर है, वहां पे पहली बार आर्द्र भूमियों को लेकर कन्वेंशन हुआ, जिस वजह से ही 2 फरवरी का दिन विश्व आर्द्र भूमि के रूप में नोट किया गया। लेकिन कब से मनाया गया? ऐसा नहीं कि 1971 से, जब से ईरान के जो शहर रामसर में कन्वेंशन हुआ था तब से ये मनाया जा रहा है। ये मनाया जा रहा है 2 फरवरी 1997 से पहली बार यह मनाया जा रहा है, और इस बार 16 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। 97 से देख लो आप, 97 तीन तीन 16 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। 1997 से मनाया जा रहा है, पहली बार 2 फरवरी 1997 को ये मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमियां क्या होती है? ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होता है, आपको पानी का जमाव देखने को मिलता है।
वर्ष के लगभग ऐसे समय और अधिकतम समय आपको वहां पर पानी क्या मिलता है, जमाव देखने को मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमियों के रूप में जानते हैं। कैसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष के अधिकतर समय पानी का जमाव आपको देखने को मिले, पानी वहां पे इकट्ठा रहे। तो जैसे झीलें हो गई, है ना, दलदली क्षेत्र हो गया, जो आपकी मैंग्रोव वनस्पतियां हो गई वो हो गई, ठीक है, आप बांध बनाते हो तो वो वाला एरिया हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती है, आर्द्र भूमियों में आती है। सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियों का लगभग 40% प्रजातियां हैं वो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। यानी टोटल जितना भी विश्व की प्रजातियां है उसमें लगभग 40% आपको कहां पे देखने को मिलती है, आर्द्र भूमियों में देखने को मिलती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में आर्द्र भूमियों की जो टोटल संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 80 हो गई है। टोटल 80 आर्द्र भूमियां हमारे पास उपस्थित है अभी। हाल ही में रामसर सूची में 5 आर्द्र भूमियां जो भारत की जोड़ी गई है वो कौन कौन सी है, एक तो है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, दूसरा है अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, नाशिनी एस्चुरी कर्नाटक, काईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि ये कहां कहां पे पाए जाते हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन कहां पे मिलता है, तमिलनाडु में आपका पाया जाता है। तो ये 5 आर्द्र भूमियां नई जोड़ी गई है, इससे पहले 75 थी और अब टोटल कितने हो गए, 80 हो चुके हैं। 80 आर्द्र भूमियां हमारे पास हो गई है। ऐसा क्षेत्र होते हैं आर्द्र भूमियां जो पानी से भरे हुए क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पक्षी वगैरह रहते हैं, वर्ष भर ये पानी से, अधिकतम समय ये वर्ष के पानी से भरे हुए रहते, पानी की कमी यहाँ पे नहीं होती। पश्चिम बंगाल का अगर सुंदरवन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यानी जितने रामसर स्थल 80 हमने घोषित कर रखे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। वो आपका सबसे बड़ा रामसर है, रामसर स्थल है। इसे वर्ष रामसर कन्वेंशन क्या है, 1973 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, वेटलैंड पर एक कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम ईरान के शहर पे रखा गया जहां पर इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुए, रामसर शहर था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। और इसके द्वारा दुनिया भर की उन आर्द्र भूमियों की पहचान की जाती है जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की है। उन आर्द्र भूमियों की इसके द्वारा पहचान की जाती। तो ये तो थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा था वो रामसर के बारे में था, 2 फरवरी 1971 से चालू हुआ। फिर आर्द्र भूमि दिवस है वो कब आया, वो आया 97 में, 2 फरवरी 1997 से हम इसे मनाए जा रहे हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और आर्द्र भूमियों के बारे में अब जानते हैं डिटेल से कि आर्द्र भूमियां होती क्या है। तो हमने बताया कि आर्द्र भूमियां वो क्षेत्र होता है जो वर्ष के अधिकतर समय किससे ढका होता है, जल से ढका होता है, यानी उनमें जल मौजूद रहता है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों की परिभाषा के अनुसार ऐसा क्षेत्र आता है जिसमें दलदल हो, गतिमान जल हो, स्वच्छ जल हो, स्थिर जल हो, खारा जल हो, या साल के अधिकतर समय बना रहता है। वो जो जल है वो साल के अधिकतर समय बना रहता है। तटीय इलाकों में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां निम्न ज्वार आने पर भी अधिकतम गहराई कितनी हो, 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो तटीय इलाकों में वो क्षेत्र जहां पे निम्न ज्वार 6 मीटर तो आता ही आता है, तो वैसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आर्द्र रूप से जानते हैं। बाकी स्थलीय क्षेत्रों में अगर देखोगे तो दलदल, गतिमान जल, स्वच्छ जल, स्थिर जल, खारा जल, और साल के अधिकतर समय ऐसे क्षेत्रों में जल बना रहता है। तो वो सारे क्षेत्र किस में आते हैं, आपकी वेटलैंड आर्द्र भूमियों में आते हैं, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ठीक है, आर्द्र भूमियों को बचाना, क्योंकि ये नष्ट हो रहे थे। नष्ट क्यों हो रहे थे, ये आर्द्र भूमियां शहरी क्षेत्रों में आ रहे थे। शहरी क्षेत्रों में आने की वजह से इनका विनाश बहुत तेजी से हो रहा था। जैसे शहर के एरिया में कोई क्षेत्र आ जाए तो उसको विनाश कर देंगे और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम बना देते हैं। तो ये आर्द्र भूमियां बहुत तेजी से नष्ट हुई। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा 60% से ज्यादा आर्द्र भूमियां नष्ट हो गई, है ना। तो उसके बाद में हम जागे कि आर्द्र भूमियां तो बहुत अच्छा काम करती है पर्यावरण के लिए, और फिर उसके बाद में हमने इसके संरक्षण के लिए कदम उठाना प्रारंभ किए। तो ये संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस कन्वेंशन ने आर्द्र भूमियों की कई लाभों की पहचान करी।
क्या क्या लाभ बताए इसमें, जैसे भूजल स्तर को बढ़ाता है, जैव विविधता को समर्थन देता है, हमने पढ़ा 40% जैव विविधता इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, आपदा प्रबंधन में मदद करता है, मानवों को कई प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, और पारिस्थितिक चक्रों को पूरा करता है। तो ये सारे कार्य है वो आर्द्र भूमि द्वारा किए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्व की हमें मालूम होती है और इनका संरक्षण भी हमें आवश्यक है। फिर से देख लेंगे, भूजल स्तर को बढ़ाना, जैव विविधता को समर्थन देना, आपदा प्रबंधन में सहायता करना, मानवों को कई प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और पारिस्थितिकी चक्रों को करना, तो ये इससे महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन ने देशों को लिए कुछ कर्तव्य डिसाइड किए, जो 1971 में हुआ था कि देशों को यही कार्य करने चाहिए जिससे आर्द्र भूमियां क्या है संरक्षित रहेगी, आर्द्र भूमियां बचेगी। तो क्या क्या काम किए, देशों को अपनी अपनी आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करनी चाहिए, जैसे भारत ने 80 आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करी। देशों को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे से सहायता लेनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। आर्द्र भूमि के क्षेत्र में भूमि उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। आप यहाँ पे अगर कुछ भी कार्य करते हो या कुछ कार्य नहीं कर सकते, जैसे ये कार्य कर सकते हो ये नहीं कर सकते, अगर ये कर सकते हो तो इस तरह से करें कि आर्द्र भूमियां नष्ट ना हो, उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये चीजें दिशा निर्देश जाना। और देशों को आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र तैयार करने, यानी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को आर्द्र भूमियों के अंदर लाना जिनसे उनका संरक्षण किया जा सके, तो ये सारे काम इनके अंदर आए। वर्तमान में 172 देशों ने रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षर किए हैं। भारत 1982 में इसका सदस्य बना और 2022 तक 75, और अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 80 रामसर साइट हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत कब सदस्य बना, 1982 में इसका सदस्य बना। हालांकि कन्वेंशन 71 से चल रहा है, पर भारत 1982 में बना है, ये ध्यान रख लेना। टोटल 172 सदस्य हैं। भारत में कितनी आर्द्र भूमियां वर्तमान में, 80 आर्द्र भूमियां है टोटल 80। फिर इसी में एक रिकॉर्ड आता है, भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड। ये क्या रिकॉर्ड है, रामसर कन्वेंशन के 1990 में जब मीटिंग हुई तब मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड की स्थापना की गई। अब इस रिकॉर्ड में ऐसे क्षेत्र शामिल है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण अपना अस्तित्व खो रहे हैं, जहां उनका मानवीय हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा है, और वो आर्द्र भूमियां धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो इन आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल करो और इनको अस्तित्व को बचाने के लिए उपाय करें, इसलिए हमने मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड लाया। भारत में 2 स्थलों को इस सूची में वर्तमान में शामिल किया गया है। 2 स्थल कौन से, पहला तो राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है, लोकटक झील। कहां पर है ये, मणिपुर में। तो ये 2 झीलें, एक तो नेशनल पार्क केवलादेव राजस्थान का और दूसरा लोकटक झील मणिपुर, ये 2 स्थल ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल है, यानी इन पर मानव के द्वारा बहुत ज्यादा इन स्थलों पर प्रभाव डाला गया है, और ये स्थल अपना अस्तित्व है खोते जा रहे हैं। ठीक है, भारत में हालांकि एक और स्थल इससे पहले था जिसका नाम है उड़ीसा का चिल्का झील, जो वर्तमान में अब मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड से बाहर आ चुका है। ठीक है, तो कुछ साल पहले तो उड़ीसा का चिल्का झील भी इसी का भाग हुआ था, लेकिन सरकार के प्रयासों ने चिल्का झील का संरक्षण किया और वो अब इस क्षेत्र से बाहर आ चुका है। हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान का केवलादेव और मणिपुर का लोटक झील भी जल्द ही मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड से बाहर आ जाए। ठीक है, भारत के अधिकतर रामसर जो स्थल है वो कौन से क्षेत्रों में स्थित है, उत्तर भारत के राज्यों में स्थित है, वहीं पर आपके पाए जाते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण में समस्याएं क्या आ रही है, ये भी हम देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों की पहचान का संकट, एक तो पहचान का संकट है। भारत में अधिकतर आर्द्र भूमियां उत्तर भारतीय राज्यों में, जबकि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान में रामसर साइट है वो कम पाई जाती है, पहचानने में उनको समस्या रहती है। आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए जन जागरूकता का अभाव, जागरूकता की कमी है। जैसे महानगरों में नदियों को समाप्त कर दिया गया है, बहुत से महानगर जो है, बड़े नगर, वहां जो नदियां बहती अब वो नालों के रूप में तब्दील हो गई, झीलें वो समाप्त हो गई, है ना। छोटे छोटे तालाब थे, तलाई थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आया है।
शहरी इलाकों का अतिक्रमण भी इन क्षेत्रों में देखा गया है। आर्द्र भूमियों को नष्ट करने में हिप्पो कारक भी नुकसानदेह। हिप्पो कारक मतलब जैव विविधता में जैसे एच यानी क्या हुआ, हिप्पो में एच यानी मानव द्वारा जीवों के आवास को नष्ट करना। तो मानव तो प्रसार कर रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, गांव बढ़ रहे हैं, तो मानव तो फैल रहा है, फैल रहा है तो कोई ना कोई तो नष्ट हो रहा है, तो जीवों के आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर अगर बात करें आई यानी पारिस्थितिकी में ऐसी प्रजातियों को शामिल करना जो आक्रामक है ना, और पुरानी प्रजातियों को नष्ट कर देती है। हम सजावटी वृक्ष लाते हैं, तो वो सजावटी वृक्ष यहाँ के नहीं है, लेकिन हम ले आए और वो यहाँ पे आक्रामक प्रजाति के रूप में शामिल हो गए। हम मछलियां लाते हैं बहुत सारी सजावटी, तो ये भी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से भी नुकसान होता है। पी यानी मानव द्वारा पोल्यूशन फैलाना, प्रदूषण को बढ़ावा देना, जिससे जैव विविधताएं क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। फिर पी है यानी मानव समूह पॉपुलेशन का बड़े पोचिंग, पोचिंग यानी शिकार, सॉरी पी यानी पोचिंग, बड़े स्तर पर शिकार करना, इससे भी जैव विविधताएं क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और ओ है संसाधनों का अतिदोहन करना, ओवर यूज, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसका अतिदोहन करते हैं, संसाधन कम पड़ जाते हैं और आर्द्र भूमियां या जैव विविधताएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आर्द्र भूमियों पर नियमन और कोष में कमी, पैसा नहीं है, नियम कड़े नहीं है। और आर्द्र भूमियों को नष्ट करने में मानवीय कारक, क्योंकि आर्द्र भूमियां क्या है, उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है तो हम वहां पे खेत बना लेते हैं, और आर्द्र भूमियां धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये भी है, फसली क्षेत्र में आ जाते हैं। और शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का कचरा फेंक देते हैं, जैसे तलाई हुई वो क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं में कचरा डाला जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम अपना जो अवशिष्ट है उसका निपटान कर देते हैं, जिससे आर्द्र भूमियां नष्ट हो जाती है। तो ये आर्द्र भूमियों के नष्ट होने के प्रमुख कारण थे। कानून क्या है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए, और ये आर्द्र भूमि नियम 2017 है वो आया। 2017 में भी था, 2010 में भी था। 2017 के नियम के मुताबिक जो कानून बनाना है और नियमित करना है, उनकी जो है वो कार्यों की सूची कौन जारी करेगा, राज्य जारी करेंगे। जबकि इससे पहले 2010 में कौन करता था, केंद्रीय स्तर पर प्राधिकरण बनाया जाना था। अब राज्य करेंगे, तो राज्यों के करने की वजह से ये कानून थोड़ा सा क्या है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण थोड़ा सा लचीला पड़ गया। बाकी केंद्र के स्तर पर होता है तो कठोरता उसमें देखने को मिलती है, सभी के लिए बराबर। अब राज्य स्तर पर कोई राज्य माने कोई राज्य नहीं माने, तो कानून थोड़ा सा हमारा कमजोर हुआ हुआ है। आर्द्र भूमियों की नई परिभाषा में मुताबिक कोई दलदल, तालाब, स्थायी जल भूमि, 500 मीटर ऊंची कोई भी जलीय राशि इसमें शामिल किया गया है। और 2010 के कानून की परिभाषा के आधार पर देश के बड़े क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल होना था, और केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण को इन भूमियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना था, जिसके लिए एनजीटी ने आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन 2017 में हमने नियम ही चेंज कर दिए, ठीक है। 2017 के कानून में CWRG है ना को समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर राज्य प्राधिकरण तैयार किए जाएंगे, जो अपने यहाँ आर्द्र भूमियों की पहचान और नियमन करेंगे। सेंट्रल वेटलैंड रिजर्व अथॉरिटी इसको समाप्त ही कर दिए, और राज्यों को ये अधिकार दे दिए कि आप अपने स्तर पर आर्द्र भूमियों की पहचान करो और उनका संरक्षण अपने हिसाब से करो। कानून के अनुसार केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति बनेगी, जिसका कार्य क्या होगा, सलाहकारी होगा, और ये समिति केंद्र सरकार को सलाह देगी राज्य द्वारा घोषित आर्द्र भूमियों को किन कार्यों को किया जा सकता है और किन कार्यों को नहीं किया जा सकता। ये समिति केंद्र को उन आर्द्र भूमियों पर सलाह देगी जो दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, उन आर्द्र भूमि पर सलाह देगी। ये समिति रामसर साइट के प्रबंधन पर केंद्र सरकार को सलाह देगी। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति केंद्र सरकार को आर्द्र भूमियों के प्रबंधन के लिए वाइज यूज प्रिंसिपल के आधार पर सलाह देगी, जैसे काम करेगा वैसे। और लास्ट में हम मानते हैं, सरकार का मानना है कि तटीय क्षेत्रों को अलग नियम के तहत ही बनाना चाहिए। तो ज्यादातर जो आर्द्र भूमि हमारी वो मेन भूमि में, तटीय क्षेत्रों के लिए हमने अलग नियम ही बनाए हैं उनके संरक्षण के लिए। तो ये थे दोस्तों आर्द्र भूमियां। आई होप आप समझे होंगे, आप प्रयास करे होंगे, और मेरा प्रयास है वो आपको समझ में भी
आया होगा कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, कैसे होता है, आर्द्र भूमियां क्या है, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड हमने देखा। उसके बाद में भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, क्या कमियां रहती है, और किस तरह से हम इसे और भी सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी को फिर से बता दूं, रिसर्चर बैच है वो निश्चित रूप से ज्वाइन करें। और लास्ट डेट जो रिपब्लिक डे ऑफर में 75% ऑफ है, वो आपका 5 फरवरी कर दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर ले। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए, क्लास अच्छी लग रही है, तो शेयर करना ना भूले, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ते हैं और हमारा मोटिवेशन भी है वो बरकरार रहता है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।